नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, क्लास की बात करते हैं। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज़ मैंने चलाई हुई है, और जब तक सीटेट के सारे पेपर नहीं हो जाते हैं, क्योंकि इस बार तो पूरे महीने सीटेट के पेपर चल रहे हैं, ये सीरीज चालू रहेगी। यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो उसी में सीटेट जो आपका 8 दिसंबर 2019 को हुआ था, उसका जो हिंदी का पोर्शन है 30 मार्क्स का, जिसमें गद्य पद्य व पेडागोजी दोनों होंगे, तो पूरे 30 नंबर को डिस्कस करेंगे। जो आपकी गद्य और पद्य है उसको व्याख्या करके बताऊंगा, और बाकी ट्रिक जो है आपकी वो पेडागोजी में वर्क करेगी। 15/15 आपकी ट्रिक से ही खत्म हो जाएंगे। और ट्रिक आप जानते ही हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो बच्चे नए हैं चैनल पे, पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं समझते हैं, अगर वो समझना चाहते हैं तो बहुत सरल तरीका है कि आप जिस सब्जेक्ट की भी क्लास देख रहे हैं, क्लास 1 से देखना शुरू कीजिए। जो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स में बताता हूँ उनको नोटबुक में लिखो, उनको याद करो, और इसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्रैक्टिस सेट करो, उसमें यूज करो पॉजिटिव नेगेटिव का, आंसर निकलते चले जाएंगे। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से। देखिए, 30 नंबर का पोर्शन है सीटेट का ये, तो इसको कम से कम 30 मिनट में करना होता है हमें, लेकिन मैं यहाँ 20-22 मिनट के वीडियो में आपको ख़त्म करा दूंगा। अगर मैं वीडियो ना बना रहा होता, सिर्फ आपको पेपर करना पड़े मेरे तरीके से अगर करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ये 30 नंबर का जो पोर्शन है ये 13 से 15 मिनट में आप बड़े आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करोगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल जाएंगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर आपको थोड़ी भी मदद मिल रही है चैनल से सीटेट की तैयारी में, आपको ऐसा विश्वास आ रहा है कि हाँ भी मेरा सीटेट क्लियर हो जाएगा, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि मैंने ये देखा कि मेरा जो चैनल है, जितने लोग देख रहे हैं उसमें सिर्फ 44% ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। बाकी जो 66% लोग हैं, इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। अरे भाई, जब देख रहे हो तो सब्सक्राइब ही कर लो, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ से। देखो, पैराग्राफ का तरीका क्या है कि आपको पैराग्राफ कम से कम 2 बार पढ़ना पड़ेगा। जब आप पैराग्राफ को 2 बार पढ़ेंगे, तब आप पैराग्राफ को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। पहली बार जब आप पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, तो आप देखो, जब पैराग्राफ को पढ़ोगे ना, तो आपको ऐसा जरूर लगेगा कि इसमें कोई ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। तो जो लाइन इंपॉर्टेंट है उसको आप अंडरलाइन कर लो भाई। अब वहाँ पे तो जब हम पढ़ेंगे सॉरी, सीटेट का जब पेपर दे रहेंगे तो वो तो ऑनलाइन हो रहा है, वहाँ तो अंडरलाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम एक प्रैक्टिस कर सकते हैं जब घर पे कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, इसको मैं पूरा बता दूँ, मैं थोड़ा सा दिमाग से निकल गया कि एक बार आप पढ़ेंगे, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको आप अंडरलाइन कर लेंगे। इसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर वापस दोबारा यहीं आएंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो चीज़ें आपने अंडरलाइन करी हैं, ऊपर वाले ने चाहा तो उसी में आंसर मिल जाएगा, नहीं तो एक बार और आपको पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा। जब 2 बार आप पैराग्राफ पढ़ोगे, आपको बिल्कुल सही आंसर मिलेंगे। और यहाँ जो 15 नंबर का पोर्शन है, इसमें आप आराम से 13-14 नंबर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी बचा आपका पेडागोजी, तो पॉजिटिव नेगेटिव से इसमें तो 15/15 आ सकते हैं, यानी कि 25+ नंबर आपके इसमें आने भी चाहिए। अगर आप सीटेट क्लियर करना चाहते हो तो 25+ आने चाहिए, और आएंगे अगर आप मेरे तरीके, जो मैं तरीका बताता हूँ उस हिसाब से चीज़ों को करते हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि अभी जगह बची हुई है, आपको भी ठीक से दिखाई देगा और मुझे भी। अब ठीक है, तो उतना ही हो गया यार, अब क्या ठीक है, अब ठीक है। चलिए, आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया है। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती है। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक व आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया है जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सा लग रहा है। बाल्यावस्था में भी कक्षा शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला, कला शिक्षा को उचित स्थान नहीं मिला है। जहाँ मिलता भी है, वहाँ बच्चा 11 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हर्बर्ट रीड ने कहा। हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद, किशोर अवस्था और उसके बाद सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय
जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा रखते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियाद तार्किक है। इस पर एकमात्र जोर देने का कारण कला प्रवृत्तियाँ जो भावना प्रधान होती हैं, पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती हैं। ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती हैं, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी निकल जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। आपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस चीज़ को अनुभव किया होगा कि आजकल लोगों में भावनाएं बहुत कम रह गई हैं। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज ब रोज बेहद बेढब होती जा रही है। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अब अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर, और देखते हैं आगे, दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। इन भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। तो ये हमारा पैराग्राफ था आधुनिक शिक्षा के बारे में, ये हमने पढ़ लिया है। अब चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था पर या बाल्यावस्था पर? अब अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो वो ये बता रहा है कि कला प्रवृत्ति पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि विषयों से कला प्रवृत्ति निकल रही है, इसलिए आदमी जानवर बनता जा रहा है। तो कला प्रवृत्तियों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय कैसे हैं? तर्क प्रधान, भाव प्रधान, कला प्रधान या बोध प्रधान? तो जैसा कि आपने पढ़ा कि ये जो सारे विषय हैं, ये हमारे विषय तार्किक ज़्यादा हो गए हैं, भावनाएं इसमें से खत्म हो गई हैं, कला खत्म हो गई है, तो ये तर्क प्रधान है अनुच्छेद के अनुसार। अगला प्रश्न देखेंगे। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या हो रहा है? समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर चल रहा है, व्यक्ति ध्वंस की राह पर नहीं है। देखिए, समाज में विभाजन हो रहा है, वो बता रहा है ना कि हम ज्ञान विज्ञान को अधिक महत्व दे रहे हैं, भावनाओं को महत्व दे ही नहीं रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि समाज में विभाजन होता जा रहा है, एक दूसरे से लोग जुड़ नहीं रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं। किशोर अवस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में कौन सा रास्ता अपना रही है? डैश का रास्ता अपना रही है, पतन का, ज्ञान का, प्रगति का, कर्म का। तो जैसे कि लिखा हुआ है कि वो पतन के रास्ते पर जा रही, क्योंकि भावनाएं तो बची नहीं है, तर्क पर तर्क चल रहा है। इनमें से कौन सा शब्द समूह भिन्न है? तार्किक, साहित्यिक, स्वाभाविक, अभिव्यक्ति। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, तार्किक, साहित्यिक और स्वाभाविक, इन सब में इक प्रत्यय लगा हुआ है, जबकि अभिव्यक्ति में नहीं लगा है, तो यही भिन्न है। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। वाक्य में निपात शब्द क्या है? देखिए, निपात शब्द क्या होते हैं? निपात शब्द वो होते हैं जो सेंटेंस के अंदर जब होते हैं तो सेंटेंस थोड़ा ऐसा लगता है कि कोई बात जोड़ दे के कही जा रही है, लेकिन अगर निपात को हटा दिया जाए अगर निपात को हटा दिया जाए तब भी सेंटेंस की मीनिंग नहीं बदलती है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई निपात शब्द कौन सा है। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। अगर मैं इसमें से भी हटा दूं, अब देखो हटाना कौन सा शब्द है, इसको भी समझ लो। इन सब को हटा के देख लो, जिसके हटाने से वाक्य की मीनिंग में कोई अर्थ में कोई परिवर्तन ना है, समझ लेना कि वो निपात है। तो मैंने इसमें से भी हटाया। आज की तालीम इसी दौड़ में साथ दे रही है, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। भी अगर है तो इस पर थोड़ा जोर पड़ रहा है सेंटेंस पे, अगर भी नहीं है तब भी उसकी वही मीनिंग है, तो यही निपात है। अब अगर मान लो मैं आज हटा देता हूँ तो की तालीम भी, अब देखो इसकी मीनिंग ही बदल गई, इसका मतलब ये निपात नहीं है। अगर मैंने इस हटा दिया, आज की तालीम भी दौड़ में साथ दे रही है, कौन सी दौड़ में? अरे इसी तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। अगर मैं हटा देता हूँ, आज की तालीम भी इसी दौड़ साथ दे रही है, तब भी इसकी मीनिंग बदल गई। निपात वो शब्द है जिसको हटा दिया जाए तो जो सेंटेंस है उसकी मीनिंग ना बदले। तो जब मैं भी को हटाता हूँ तो क्या होता है? मीनिंग नहीं बदलती, इसलिए भी इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे 97। विकसित शब्द में प्रत्यय क्या है? सित, इत, ता या सत? विकसित में तो देखिए, प्रत्यय वो होते हैं जो बाद में लगाए जाते हैं। इस सेंटेंस में इत प्रत्यय है, प्रत्यय हटाने के बाद कुछ मीनिंग बचना चाहिए, तो तब वही प्रत्यय माना जाता है।
अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा सुखद, दुखद, औसत पता नहीं। तो भी दुखद ही है, क्योंकि हमें पतन की राह पे ले जा रही है। तो इसका मतलब तो कि ये दुख वाली बात है, सिंपल सी बात है, दुखद है। आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? कला को, विज्ञान को, भाषा को या इतिहास को? अब सेंटेंस के अनुसार, पैराग्राफ के अनुसार देखेंगे तो विज्ञान को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, कला को कम महत्व दिया जा रहा है, भावनाओं को कम महत्व दिया जा रहा है। तो इस तरह से आपका ये पैराग्राफ पूरा हो गया। मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। देखो भाई, अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है तो लाइक कर दो। लाइक करने में क्या जा रहा है, लाइक कर दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, तो मैं थोड़ी और मेहनत करूँगा। चलो अब इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको भी सॉल्व करेंगे। साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिमक्रीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहे, निस्सीम विनोम में तान रहे, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड है चिर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तुम महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कौन सा विषय जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। ये भाई थोड़ी टफ कविता लग रही है, तो इसको थोड़ा सा हमें मीनिंग समझना पड़ेगा, तो उसको भी देखो समझने का पूरा प्रयास करेंगे। हिमक्रीट का आशय क्या है? हिम का मतलब होता है, देखो भाई, बर्फ, इतना तो सब जानते हो, और क्रीट का मतलब होता है मुकुट, तो इसका मतलब हो गया बर्फ का मुकुट। हिमक्रीट का मतलब हो गया बर्फ का मुकुट। अगला देखेंगे, नगपति का विग्रह समाज क्या होगा? तो नगपति यानी नागों का पति, नागों का पति ये हो गया नागों का पति। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। देखो ये तत्पुरुष समास जो है, ये मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है हिंदी व्याकरण, आप उसमें जाकर देख लो, आपको समास मिल जाएगा, और बड़े आसानी से, और ट्रिक के साथ, ट्रिक भी है साथ में, आप समास पढ़ोगे साथ में ट्रिक भी है। कौन सी प्लेलिस्ट देखनी है? हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, आपको जो क्या कहते हैं ये समास हैं, बिल्कुल बच्चे जैसे दो का पढ़ा याद कर लेते हैं वैसे याद हो जाएगा। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है, युग युग अजय निर्बंध मुक्त, मेरे भारत के दिव्य भाल, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल। अब देखो ये जो ज्वाल लिखा है, ज्वाल का मतलब तो ज्वाला होना चाहिए, तो यही हो गया, सिंपल सी बात है, ज्वालाओं का ढेर यानी कि ज्वाल। साकार दिव्य गौरव विराट ये तो है नहीं, तो सी आंसर हो गया। ये बहुत कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं। कुछ आप अपने कविता, जो कविता का क्वेश्चन है तो कविता पढ़ लो, और पैराग्राफ का है तो पैराग्राफ पढ़ लो, हो जाते हैं। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करो इसकी। चलिए, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? ये आपको आना चाहिए, अजय। जिसको जीता ना जा सके अजय। निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? देखो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो निही, निही मतलब दो बिंदी लग जाएंगी, जब दो बिंदी लग जाए तो समझ लो विसर्ग संधि है, बहुत आसान। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह भारत का प्रहरी है, पर्वतों का स्वामी है, समाधि में लीन है, या समस्या का हल ढूंढ रहा है। तो भाई समाधि में लीन है, इसलिए इसको हम यतिवर कहा गया है। तो इस तरह से 15 नंबर का आपका ये पोर्शन खत्म हो गया। अब हमारा पोर्शन चलेगा इसका पैडा का, और पैडा में आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। पैडा में आपको सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव इन शब्दों को ही पकड़ना है। अगर आप इन शब्दों के अलावा कहीं और गए, आपने अगर अपना दिमाग लगा दिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका आंसर गलत ही होगा, गारंटी से कह रहा हूँ। इसलिए सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव से पैडा करना, सीडी और पैडा सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से करोगे 100% करेक्ट आंसर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य पॉजिटिव होना चाहिए, भी नेगेटिव तो नहीं हो सकता उद्देश्य। तो क्या करेंगे? पॉजिटिव वर्ड ढूंढेंगे। उसकी पठन क्षमता का आकलन, ठीक लग रहा है। उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, भाषा प्रयोग ये पॉजिटिव वर्ड है। उसकी लेखन क्षमता का आकलन, ये भी ठीक लग रहा है। उसकी बोलने की कुशलता का आकलन, ये भी ठीक लग रहा है। लेकिन इन चारों ऑप्शन में सिर्फ एक पॉजिटिव वर्ड आया है, जो मैं बताता हूँ, भाषा प्रयोग। आंसर इसी कीजिए। अब क्यों आया है, क्यों नहीं आया, ये सब अगर आपको सीखना है तो आपको क्लासेस देखनी पड़ेंगी। हिंदी पेडागोजी क्लास देखो, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ज़्यादा क्लासें नहीं है। अगर आप चाहो तो 2 दिन में भी ख़त्म कर सकते हो, लेकिन आपका फिर पैडा में 15/15 स्कोर हो जाएगा।
अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हिंदी पढ़ा क्लास में देखते हैं या नहीं देखते हैं। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? सबसे कम कौन सा होगा? जो नेगेटिव होगा। भाई सबसे कम कौन सा होगा? जो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव वर्ड ढूंढेंगे। कहानी कहना, तो कहानी की अगर मैं बात करूं तो अगर अकेली कहानी आ रही है तो नेगेटिव होती है। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं पढ़ लूँ एक बार धीरे से दोबारा से। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी होगा? नेगेटिव होगा। चलिए अब देखते हैं। कहानी कहना, देखो कहानी वैसे तो अगर अकेली आए तो नेगेटिव होता है, लेकिन जब नेगेटिव का वो प्रश्न पूछेगा तो 2-3 चीज़ें तो नेगेटिव देगी, तो ये थोड़ी सी नेगेटिव है, ज़्यादा तो नेगेटिव नहीं, थोड़ी सी नेगेटिव। कहानी लिखना पॉजिटिव होता है। घटना वर्णन नेगेटिव होता है। श्रुतलेख नेगेटिव होता है। अब देखिए 1 2 3 तीन चीज़ें नेगेटिव आ गई। अब आप फंस जाओगे कि आंसर किसे करो। तो फिर आपको क्या करना है, फिर आप ये देखना कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन सा। वो कैसे कि किस चीज़ में बच्चा सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करेगा। जिस चीज़ में बच्चा सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करेगा वही सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा। कहानी में तो बच्चे को अच्छा लगेगा। घटना वर्णन यानी कोई घटना है, बच्चा आपको बता रहा है, आप बच्चों को बता रहे हो, बच्चों को मज़ा आएगा। लेकिन श्रुतलेख, जब आप डिक्टेशन बोलने की बात, हाँ चलो भाई आप श्रुतलेख लिखेंगे, ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, तो आंसर करेंगे 4 जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। देखिए सीटेट में चारों ऑप्शन जो होते हैं वो उत्तरी होते हैं। आपको बेस्ट ऑप्शन निकालना है। वो कैसे निकलेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव से निकलेगा। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका है नहीं बिल्कुल सटीक आंसर देने का। बाकी आप फिर भी नहीं मान रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई। आप सोच रहे हो कि सर जी तो बहुत अकड़ में रहते हैं। अकड़ में ही रहता हूँ भाई, मेरा काम सिर्फ पढ़ाने का है। मैं सिर्फ पढ़ाई कराता हूँ, आलतू फालतू की बात नहीं करता। मैंने एक अध्यापका देखी है यूट्यूब पे जो पढ़ाती कम है और वो ये ज़्यादा बताती कि बच्चे कमेंट क्या कर रहे हैं। मैडम आपकी स्माइल बहुत अच्छी लग रही है, ये सब फालतू की चीज़ें आप इनमें मत पढ़ो। आप सिर्फ पढ़ाई करो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का वक्त है। अगर आप ये आलतू फालतू कमेंट्स कोई आपको बता रहा है, आपको एंटरटेन कर रहा है, मेरा काम, मैं टीचर हूँ, मेरा काम आपको एंटरटेन करना नहीं है, मेरा काम है आपको पढ़ाना। तो आप उसी टीचर के पास पढ़िए जो आपको पढ़ा रहा है। एंटरटेनिंग का काम नहीं होता है टीचर का, और आप एंटरटेनिंग के लिए नहीं जा रहे हैं टीचर के पास। चलिए खैर ये तो बात इधर उधर की बात है। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार कैसा? भी बिल्कुल सही है। ये वो प्रश्न है जैसे जितने भी बच्चे सीटेट के पेपर देने जाएंगे सब ठीक करके आएंगे, वो करके भी आए होंगे, क्योंकि ये 8 दिसंबर का पेपर है, सब ने ये ठीक किया होगा। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने यह डैश के आधार पर जानकारी दी। तो पॉजिटिव चीज़ के ऊपर जानकारी दी होगी उसने। अवलोकन, पोर्टफोलियो, जांच सूची, लिखित परीक्षा तो भाई ये तो बिल्कुल नेगेटिव, परीक्षा बिल्कुल नेगेटिव होती, तो इसे तो हटा दो। अवलोकन और जांच सूची ये ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये होल्ड वाले हैं। लेकिन पोर्टफोलियो आपका प्रॉपर पॉजिटिव वर्ड है। आंसर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आएगा, तो कौन सी चीज़ आएगी? पॉजिटिव चीज। चलिए, वाक्य नेगेटिव, शब्द नेगेटिव, अक्षर नेगेटिव, चित्र बनाना पॉजिटिव होता है। अगर लिखा होता चित्र दिखाना तो नेगेटिव होता, अगर सिर्फ चित्र लिखा होता तब भी नेगेटिव होता। पॉजिटिव पूछ रहा है, पॉजिटिव आंसर करेंगे। अब आप अपना दिमाग लगाओगे भाई ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैं आपको बार बार चीज़ समझा रहा हूँ, अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव से आंसर करना है। 100% आंसर सही होगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण, सबसे कम यानी कि नेगेटिव चीज़, सबसे कम यानी कि नेगेटिव चीज़, अनुमान लगाना पॉजिटिव, संदर्भ पॉजिटिव, अर्थ पॉजिटिव, अक्षर की पहचान, देखो वहाँ पे सिर्फ अक्षर था इसलिए नेगेटिव था, लेकिन यहाँ पे हम अक्षर की पहचान कर रहे हैं। अब जब आप पढ़ना चाह रहे हो, पढ़ाई करना चाह रहे हो, तो अक्षर की पहचान तो आपको होनी चाहिए, तो ये भी ठीक है। तो अब क्या बचा? 4th बचा, इसको आंसर करो। सिंपल है। भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है? तो देखो भाई ये थ्योरी का क्वेश्चन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये चोमेस्की से है। चोमेस्की ने 2 ही बातें कही, दोनों अभी बता देता हूँ, इनको रट लो, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं चोमेस्की का। कि बच्चे में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, एक बात तो ये कही चोमेस्की ने। दूसरी बात कही कि बच्चा एक LAD लेके पैदा होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और इसी डिवाइस की मदद से बच्चा भाषा का अर्जन करता है। इससे ज़्यादा सीटेट में चोमेस्की का कुछ नहीं आता।
आप कितनी थ्योरी पढ़ लेना, आएगा यही। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाई जो पॉजिटिव होगा वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। कंप्यूटर ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, टेलीविज़न ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, समाचार पत्र ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, होल्ड वाले हैं ये सारे। बाल साहित्य, ये प्रॉपर पॉजिटिव वर्ड है, आंसर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव वही शब्द हैं जो मैं बता रहा हूँ, आप इस बात का ध्यान रखें। अपनी तरफ से कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड मत बना लेना, नहीं तो फंस जाओगे। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बहुत कैसा है? देखो मातृभाषा जो है ना पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही होगा। आंसर भी स्वाभाविक, निंदनीय, विचारणीय, अनुचित। स्व पॉजिटिव वर्ड है, इसके साथ जाओ। अब क्यों है, कैसे है, ये सब अगर सीखना है तो हिंदी पैडा की क्लास देखिए, बहुत सारी क्लासें पढ़ी हुई हैं हिंदी पैडा की, अगर आपने कर ली तो पैडा में 15/15 ही आएंगे, कम नहीं आएंगे। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग है। देखो अभिन्न अंग है, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों अभिन्न अंग है, इसका मतलब कि दोनों पॉजिटिव होंगे, इसलिए अभिन्न अंग है। तो क्या करेंगे, पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। सभ्यता संस्कृति, सभ्यता साहित्य, संस्कृति साहित्य, संस्कृति चुनौती। देखो चुनौती तो नेगेटिव हो गया, साहित्य भी नेगेटिव होता है, आंसर ए। बताओ इससे आसान तरीका है क्या कुछ? साहित्य प्राइमरी लेवल में नेगेटिव है, अपर प्राइमरी में पॉजिटिव है, ये जरूर ध्यान रख लेना। ये प्राइमरी का पेपर है। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या होंगे? देखो जब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती हैं। कहते हैं ना कई सारे कुत्ते मिलकर शेर को भी मार देते हैं, इसी तरह से अगर कई सारे नेगेटिव एक साथ आ रहे हो तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं, ध्यान रखना। हालांकि इसमें पाठ्यपुस्तक जैसे मैं बताता हूँ नेगेटिव है, विज्ञापन भी बताता हूँ मैं नेगेटिव है, भाषण भी मैं बताता हूँ कि नेगेटिव है, ये सब नेगेटिव है, लेकिन ये मिल गए, 3-4 मिल गए, तो अब ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चीज़ क्या करेगी, पॉजिटिव ही करेगी। अब देखो बाधक, निरर्थक, अनुपयोगी, ये तो तीनों एक जैसे हैं, तीनों तो आंसर हो नहीं सकते, तो सहायक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी 15/15 आएंगे। 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हें, आंखों, दोनों आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। देखो वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें बच्चे की गलती बताई जा रही हो वो नेगेटिव होता है। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, ये कुछ ठीक लग रहा है। वह अनुनासिक चिन्हों के प्रयोग के प्रति लापरवाह, बच्चे की गलती निकाल रहे हो, नेगेटिव। वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण कर रही है, नियम और अति दोनों नेगेटिव। अब देखो पहला, तीसरा और चौथा ही तो बिल्कुल नेगेटिव है, तो आंसर क्या बचा बी। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, खत्म कहानी। अगला प्रश्न देखेंगे। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? पॉजिटिव चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, ठीक है भाई होना चाहिए। बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, सहज पॉजिटिव। बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, यहाँ पे भी सहज है तो ये भी पॉजिटिव। बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना, देखो इनमें दोनों में तो पॉजिटिव कुछ है नहीं, तो ये तो दो आंसर हो नहीं सकते। अब दो बचे, दूसरा और तीसरा, इसमें सहज भाषाई क्षमता है, इसमें सहज मौखिक है। अब दो में फंस गए आप। जब आप दो में फंस जाओगे तो सबसे पहले क्या देखोगे, ब्रॉडनेस देखोगे। थर्ड में देखो सहज मौखिक, यानी ये सिर्फ मौखिक भाषाई क्षमता की बात कर रहा है। दूसरा देखो सहज भाषाई क्षमता, सहज भाषाई क्षमता का मतलब इसमें मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है, संप्रेषण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये ज़्यादा ब्रॉड है, इसलिए यही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखो भी ऐसा भी हो सकता है कि बैकग्राउंड में तुम्हें गानों की आवाज़ आए हल्की फुल्की, तो शादी का मौसम चल रहा है, मेरे घर के सामने से कई बार बारात निकलती तो आ जाता है, तो उसको भी इंजॉय करो और पढ़ाई को भी इंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस आते हैं, तो बच्चे तो पॉजिटिव ही होते हैं, पॉजिटिव वर्ड ढूंढ लो। पढ़ना, लिखना, रटना बिल्कुल नेगेटिव, समझ पॉजिटिव है, आंसर। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना, दो चीज़ों को सीखना। चलिए भाई, तो पॉजिटिव चीज़ बताएंगे। अवधारणा और विषय वस्तु, विषय वस्तु उपयोगिता, अवधारणा व शब्दावली, शब्दावली व विषय।
देखो, जब ये क्वेश्चन ना जब पहली बार आया था तब इसका आंसर ये था, लेकिन बाद में सीबीएसई ने इसका आंसर बदल दिया। अब सीबीएसई कहते हैं कि इसका आंसर थर्ड है, तो भाई मैं भी यही कहूँगा थर्ड है। तो आज की क्लास हमने यहाँ ख़त्म की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मुझे बताएं। बताने का तरीका वही है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है सीटेट से रिलेटेड, तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। नोट्स, सीटेट के नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, आई विल प्रोवाइड। तो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।